हेलो एवरीवन, अश्मता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का अगला भाग। जिस घर में शिवी और उसकी टीम रहती थी वहाँ का डोरबेल बजा। सब दरवाजे पर खड़े इंसान को देख शिवी को देखने लगे। वहाँ ईशान का चेहरा नजर आ रहा था। संस्कार ने कहा, कभी ऐसा हो सकता है जब तुम पकड़ी ना जाओ। अथर्व के दिमाग की तारीफ कर रही थी। अब उसके दोस्त के लिए भी ऐसा ही कहना। दोनों दोस्त एक जैसे स्मार्ट हैं। कुछ देर में शिवी दरवाजे पर थी। सामने व्हील चेयर पर बैठा अथर्व और उसके पीछे खड़ा ईशान उसे घूर रहे थे। अथर्व ने उसके पीछे देखते हुए पूछा, तो तुम हमेशा से यहाँ रह रही थी और शैलेश अंकल ये बात जानते थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? शादीशुदा होते हुए गैर मर्द के साथ रह रही थी। तभी सीवी के पीछे से आवाज आई, शादीशुदा? आदित आंखें फाड़े उन सबको देख रहा था। शिवी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, वहीं अथर्व और ईशान तिरछी नजरों से। तभी पीछे से संस्कार, विशाल और विधि भी निकले। कुछ देर में सब अंदर हॉल में बैठे थे। अथर्व ने पूरे घर को देखते हुए कहा, तुम ही थी जो मेरा हॉस्पिटल से लेकर घर तक रोज पीछा करती थी और इसलिए उस एक्सीडेंट से बचा लिया था। कौन है ये लोग और इनके साथ क्यों रह रही थी? सभी एक दूसरे को देखने लगे। विधि ने कहा, हम सबको रहने के लिए घर चाहिए था और शैलेश अंकल हम सबको जानते थे, इसीलिए उन्होंने हमें अपने घर में एक एक कमरा किराए पर दे दिया। हम सब फ्लैटमेट्स हैं और फ्रेंड्स भी। अथर्व ने तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे अब तुम में से किसी पर भरोसा नहीं है। चलो शिवांगी। शिवांगी खड़े होते हुए बोली, आप अपने दोस्त के साथ जाइए, मैं अपने रूम से कुछ सामान लेकर आती हूँ। वह ऊपर चली गई, उसके पीछे विधि भी। आदित्य ने कहा, अब आप दोनों जा सकते हैं। हमारे घर पर मेहमानों की खातिरदारी में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ईशान मुंह फाड़े उसे देखता रह गया। आज तक उसने इनके जैसे बदतमीज लोग नहीं देखे थे। अपने घर पर आए मेहमान को ऐसे कौन भगाता है? वो अथर्व को लेकर बाहर गया। उनके बाहर निकलते ही पीछे से आदित्य ने दरवाजा बंद कर दिया। ईशान बोला, दूर रखो अपनी बीवी को उनसे। पहले से वह इनके संगत में बिगड़ी हुई है और बिगड़ जाएगी। इनके जैसे मेरे मुंह पर उसने भी दरवाजा बंद कर दिया था। इधर शिवांगी के कमरे में अथर्व के वहां से जाते ही बाकी सब भी वहां आ गए थे। सब उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। उसने कहा, तुम लोगों के ऐसे घूरने से मैं जवाब नहीं देने वाली हूँ। वह जाने लगी तो संस्कार ने कहा, अब याद आया मुझे, मैंने अथर्व को कहाँ देखा था। बनारस में जब मैं तुम्हें लेने गया था तब मैंने पूछा था उसके बारे में। तब तुमने कहा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। झूठ बोला था। शिवांगी ने धीरे से कहा, तुमने पूछा था दोनों में से कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने सच ही कहा था, वो बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड है। आदित्य ने रोनी सूरत बना कहा, हमें किसी को डेट करने का भी मौका नहीं मिलता और तुमने शादी कर ली। इस पति की बात कर रही थी ना तुम उस दिन विशाल से, उसी से हमें मिलवाने वाली थी, है ना? शिवांगी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और बाहर निकल गई। वो जैसे ही नीचे हॉल में पहुंची, पीछे से आदित्य की आवाज आई, अपने ससुराल खाली हाथ कैसे जाओगी? शिवांगी ने उसे पीछे मुड़कर देखा। वह अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। उसने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। उसके पीछे विधि और विशाल भी आए। तीनों उसे घेर कर खड़े हो गए। अचानक से उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। आदित्य गाने लगा, भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। वो अपने अनदेखे आंसू पोंछने लगा। सिवी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या है ये नाटक? आदित्य ने अपनी आंखों पर रुमाल रखते हुए कहा, मेरे आंसू तुम्हें नाटक नजर आ रहे हैं? फिर उसे देख मुस्कुराया, मैंने कहा था ना तुम्हें अच्छे से विदा करूंगा। विधि ने उसके हाथ में एक थैला थमाते हुए कहा, इस वक्त हमारे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ ये कुछ फल है। जीजू को प्यार से खिला देना, कहना उनकी साली ने बड़े प्यार से भेजा है। फिर विशाल बोला, उनके साथ ठीक से रहना। हमारे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए कि हमने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। शिवी ने उन्हें देखते हुए कहा, मैं वहां बहू नहीं फिजियोथेरेपिस्ट बनकर गई हूँ।
वो कपूर हाउस में अपने रूम में आई और स्टडी टेबल के सामने चेयर पर बैठकर ड्रॉअर से कुछ ब्लैंक पेपर्स निकालकर उस पर पेंसिल से कुछ बनाने लगी। अथर्व ने नाव से ढूंढा, ना ही कोई सवाल किया। रात के 12 बजे शिवी के हाथ में पहने हुए स्मार्ट वॉच में अलार्म बजा। शिवी उठकर बैठ गई। उसने अलार्म बंद किया और बेड से उतर अपने कबर्ड से छोटा बैग निकाल बोली, अब काम पर लगने का वक्त आ गया है। वो धीरे से बाहर आई और अपने रूम का दरवाज़ा पहले की तरह बंद कर दिया। उसने अपने कान में ब्लूटूथ लगाया और किसी से बात करते हुए बोली, विशाल, मैं काम शुरू कर रही हूँ। वो नीचे आई और पूरे घर में अपने बैग से निकाल सीक्रेट कैमरा लगा दिए। फिर घर के बाहर भी जाकर उसने छोटे छोटे कैमरे लगा दिए। वो कैमरे इतने छोटे थे कि किसी की भी नज़र उन पर नहीं पड़ती। इधर अथर्व की अचानक नींद खुल गई। वो बेड से अपने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर बैठ गया। वह टीवी यूनिट के पास आ ड्रॉअर से एक चाबी निकाल अपने क्लोजेट में चला गया। उसने उस चाबी को दीवार में एक जगह घुसाया और घुमाया। वहां पर एक सीक्रेट दरवाजा था। वो खुल गया। अथर्व उससे अंदर गया। सामने शिवी का रूम था। अथर्व ने देखा, शिवी बेड पर नहीं थी। उसने कहा, इतनी रात को कहाँ गई? फिर कुछ सोचकर बोला, शायद बाथरूम में हो। उसने अपने व्हील चेयर वॉशरूम की तरफ बढ़ा दी। शिवी सीढ़ियों से ऊपर आते हुए बोली, मैंने तुम्हें घर के सारे ब्लूप्रिंट्स और कहाँ कहाँ कैमरा लगे हैं वो ड्राइंग बनाकर भेज दी थी। अब हमें इस घर पर निगरानी रखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से विशाल ने कहा, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई अथर्व पर अटैक करने के लिए घर भी आ सकता है। शिवी ने कहा, फिर भी मैं चाहती हूँ कि यहाँ हमारी नज़र रहे। क्या पता कभी ये कैमरे हमारे काम ही आ जाए। ये कहते हुए उसने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर आई। सामने अथर्व को देखकर वह शॉक्ड रह गई। अथर्व ने उसे देखते हुए पूछा, कहाँ थे तुम? विशाल ने भी अथर्व की आवाज़ सुन ली थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता था तुम दोनों एक ही कमरे में रहते हो। शिवी ने उसका कॉल ब्लूटूथ से कट कर दिया। शिवी ने अथर्व के पास आते हुए कहा, मैं पानी लेने गई थी। अथर्व ने उसके हाथ को देखते हुए कहा, पानी दिख तो नहीं रहा तुम्हारे हाथ में। अथर्व की नज़र शिवी के हाथ में पकड़े छोटे बैग पर गई। शिवी ने उसके नज़रों का पीछा किया और बोली, इसी में तो पानी है। अथर्व ने उस बैग को देखते हुए कहा, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ भी है। शिवी ने उस बैग को अपनी टेबल की ड्रॉअर में डाल दिया। आप भी ना कितने सवाल जवाब करते हो। बाय द वे, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हो? अथर्व ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, देखने आया था, तुम फिर से भाग तो नहीं गई ना? शिवी मुस्कुराई, आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आपकी नज़रों से दूर भी नहीं जाऊंगी जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। अथर्व ने मन में कहा, इसका मतलब ठीक होते ही फिर से भागने की सोच रही है शिवांगी मेहता। नो, शिवांगी कपूर, अब मैं तुम्हें कहीं भागने का मौका भी नहीं दूंगा। फिर बोला, मुझे अभी भी यकीन नहीं है तुम्हारी कही बात पर। शिवी ने उसे बेयकीनी से देखते हुए कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, अभी तक सच भी कहाँ बताया है? कहाँ थी और मरने का नाटक क्यों किया? उसने अपनी व्हील चेयर मोड़ी और फिर कुछ सोच बोला, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे कमरे में मेरे साथ होना चाहिए? शिवी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपके कमरे में कैसे रह सकती हूँ? अथर्व ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, बीवी हो तुम मेरी, लीगली। शिवी मुस्कुराई, लेकिन आपके घर वालों और दुनिया की नज़र में मैं आपकी कोई भी नहीं हूँ। वह उसकी व्हील चेयर के पास आते हुए बोली, मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ। ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। वह अपनी व्हील चेयर लेकर दीवार की तरफ जाने लगा। उस दीवार से आप बाहर नहीं जा सकते, दरवाज़ा उस तरफ है। शिवी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अथर्व ने कहा, मैं दीवार से ही आया था। शिवी कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। अथर्व ने अपने हाथ से दीवार को धक्का दिया। वो खुल गया और उसके अंदर जाते ही दीवार बंद हो गई। शिवी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। वो दीवार के पास आते हुए बोली, मेरा रूम इस अथर्व के रूम से एक सीक्रेट डोर से कनेक्टेड है। उसकी मॉम को ये याद नहीं था जो मुझे ये रूम दे दिया। अब ये जब चाहेगा मेरे रूम में आ जाएगा। पता नहीं इस घर में ऐसे कितने डोर होंगे। मुझे तो पता भी नहीं था। ये एक नया पंगा मेरे सर आएगा।
शिवी ने दीवार के पास आकर उस दरवाजे को धक्का देना चाहा, लेकिन वो नहीं खुला। उसने झुंझलाते हुए कहा, इसका मतलब इस दरवाजे को उसने दूसरी तरफ से लॉक कर दिया। वो अपने रूम के दरवाजे से अथर्व के रूम में गई। अथर्व बेड के पास व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। उसने उसे देख कहा, तुम इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रही हो? शिवी ने कहा, मुझे भी उस डोर की चाबी चाहिए। अथर्व मुस्कुराया, वो लॉक सिर्फ इस तरफ से काम करता है। वो अपने हाथ के सहारे से बेड पर बैठ गया और फिर अपने पैरों को ऊपर कर लेट गया। शिवी ने उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, अगर आपने चाबी नहीं दी तो मैं आंटी से कह दूंगी। अथर्व ने कहा, कह दो, उन्हें नहीं पता कि दोनों रूम उस डोर से कनेक्टेड हैं। मैंने आर्किटेक्ट से कहकर वो सीक्रेटली बनवाया था। मुझे नहीं पता था कि मॉम तुम्हें वही रूम दे देगी। वो रूम मैंने अपने पेंटिंग के शौक के लिए रखा है। उसने फिर अपने बगल के खाली जगह पर हाथ रखते हुए कहा, चाहो तो तुम यहाँ सो सकती हो। शिवी चेहरा फेर कर खड़ी हो गई। अथर्व ये देख मुस्कुराया, अगर तुम आज रात मेरे साथ रुकोगी तो शायद मैं तुम्हारी एक बात मान लूं। शिवी ने मन में कहा, शायद उन्हें अकेला लग रहा है, इसलिए मेरे साथ रहना चाहते हैं। वो उसके बगल में आकर लेट गई। अथर्व ने उसे कंधे से पकड़ खुद के करीब कर आंखें बंद कर ली। शिवी मुस्कुराई। इधर विशाल अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। उसने कहा, ये शिवी इतनी देर से अथर्व के रूम से बाहर नहीं निकली, कहीं वो उसके साथ ही सो तो नहीं गई? हे भगवान, वो लड़की उसकी इस हालत का फायदा उठाने के बारे में तो नहीं सोच रही? तभी उसके माथे पर किसी ने चपत लगाई। ये विधि थी। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने सिर्फ शिवी को वहां जाते देखा है, क्या पता अथर्व शिवी के कमरे में हो। विशाल ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, क्या पता जब तक हमने सारे कैमरा कनेक्ट किए तब तक अथर्व अपने कमरे में चला गया हो। अगली सुबह किसी ने अथर्व के रूम का दरवाजा खोला और दरवाजे पर ही जम गया। ये ईशान था, जो जागते ही अथर्व से मिलने आ गया था। दोनों एक दूसरे को पकड़े सो रहे थे। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और कहा, इन दोनों को जरा सा भी डर नहीं है, साथ सो रहे हैं। अगर मेरी जगह कोई और आ जाता तो? तभी उसे करण जी आते दिखे। उसने अपना सिर पकड़ लिया। अंकल जरूर अथर्व से मिलने आ रहे होंगे, अब क्या करूं? वो तुरंत करण जी के पास गया और उनके गले लग गया। करण जी ने उसके पीठ पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? ईशान बोला, मुझे मेरे पापा की याद आ रही है अंकल, इसलिए आपके गले मिलकर खुद को सुकून दे रहा हूँ। करण जी मुस्कुराए, तुम्हारे पापा लकी हैं, वरना बच्चे बड़े होने के बाद अपने पेरेंट्स के गले लगना बंद कर देते हैं। फिर उसे अलग करते हुए बोले, मैं अथर्व को गुड मॉर्निंग बोलकर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं। वो कमरे की तरफ बढ़े तो ईशान उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अंकल, इस वक्त उसे ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए। मैं अभी देख कर आया हूँ, वो घोड़े बेचकर सो रहा है। हम मॉर्निंग वॉक से वापस आकर उसे गुड मॉर्निंग कह देंगे। वह उनका हाथ पकड़ जबरदस्ती वहां से ले जाने लगा। करण जी कमरे के दरवाजे को देख मुस्कुराए, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो तुम ईशान? इधर सिवी की नींद उसके स्मार्ट वॉच के अलार्म से टूटी। उसने उसे बंद किया, फिर अथर्व के चेहरे को देखने लगी। तभी उसने कहा, ऐसे चोरी से तुम्हें मुझे देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति हूँ, हक से देख सकती हो। शिवी उठकर बैठ गई और उसे देखते हुए कहा, तुम उस दरवाजे से आइंदा मेरे रूम में नहीं आओगे, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। ये कह वो वहां से चली गई। अथर्व उसकी धमकी सुन मुस्कुरा उठा। तभी ईशान के साथ करण जी अंदर आए। ईशान ने ध्यान से पूरे कमरे को देखा और मन में बोला, कहीं वो बाथरूम में तो नहीं है। वो बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे से कान लगा लिया। करण जी उसकी सारी हरकतें देख रहे थे। वो उन्हें लगातार अथर्व के कमरे से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मन में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ शिवांगी थी? क्या शिवांगी वही लड़की है जिसके बारे में कबीर ने बताया था? अब मुझे ये बात कंफर्म करने के लिए कुछ करना होगा। वो मुस्कुरा दिए। शाम के वक्त शिवी अथर्व के लिए सूप लेने नीचे आई। जब सामने किसी को देख जम गई, कबीर ने उसे घूरते हुए कहा, शिवांगी, तुम यहाँ? करण जी पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसका मतलब अब तक का मेरा शक सही था।
शिवी ने अटकते हुए कहा। रुद्र भाई, वो मैं। कबीर की आंखों में बेसुमार गुस्सा दिखने लगा। उसने कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ लेकर चला गया। तभी ईशान अथर्व के कमरे में आया। नीचे कबीर आया है, वो शिवांगी को अपने साथ बाहर ले गया। अथर्व ने कहा, मुझे नीचे जाना है। थोड़ी ही देर में घर की लिफ्ट से वो दोनों बाहर निकले। करण जी ने कहा, शिवांगी आती ही होगी। अथर्व उन्हें देखने लगा। वो सोफे पर एक किताब लिए बैठे थे। उनकी आंखों पर चश्मा था और होठों पर हल्की मुस्कान। उसे समझते देर नहीं लगी कि कबीर को उन्होंने ही घर बुलाया था, कुछ कंफर्म करने के लिए। इसका मतलब उन्हें शिवांगी और उसके रिश्ते के बारे में पता था। कबीर उसे पहले ही बता चुका था कि उसने करण जी को सारी बात बताई थी, बस उसका नाम नहीं बताया था। अथर्व सोचने लगा, डैड ने उसे पहचाना कैसे? बाहर कबीर की कार में वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था और शिवांगी पैसेंजर सीट पर। कबीर ने दांत पीसते हुए पूछा, कहाँ थी अब तक? शिवी ने धीरे से कहा, मैं आपको नहीं बता सकती। कबीर ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ते हुए पूछा, अथर्व ने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया कि तुम उसके घर में रह रही हो। घर में सबको तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता है या नहीं? उसने जवाब दिया, नहीं, यहाँ किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता। कबीर ने अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पे दे मारा, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवी ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, आप गुस्सा मत कीजिए, वक्त आने पर मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी। इस वक्त मैं यहाँ अथर्व की फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। कबीर ने उसे देखा। उसने आंखों से उससे विनती की। थोड़ी देर बाद दोनों घर के अंदर आए। अथर्व खड़े हो उन दोनों के पास चले जाना चाहता था, लेकिन मजबूर था। करण जी ने पूछा, तुम शिवांगी को कैसे जानते हो कबीर? कबीर ने एक नज़र अथर्व को देखा, फिर बोला, वो डैड के कॉलीग की बेटी है। उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए चौंक गया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद वो बाकी सबके साथ अथर्व के कमरे में आ गया। कबीर ने शिवी को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें 1 महीने का मौका दे रहा हूँ, मुझे सारी सच्चाई जाननी है। फिर उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी शिवांगी, जो तुमने मरने का नाटक किया? एक बार भी सोचा हम लोगों पर क्या बीती होगी? क्यों सोचोगी? हमारे साथ खून का रिश्ता तो है नहीं। माँ पापा आज तक इस गिल्ट में है कि वो तुम्हें बचा नहीं पाए। काश वो तुम्हें अपनी नज़रों से दूर भी नहीं जाने देते कभी। शिवी ने सिर झुका लिया। आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं जिंदा हूँ? वो फीके तरीके से मुस्कुराया। उन्हें तुम्हारे जिंदा होने के बारे में नहीं बता पाया, वरना वो अभी तक तुम्हारी तलाश में लगे रहते अथर्व की तरह। ऐसी भी कौन सी आफत आई थी जो तुमने ऐसा किया? तभी अथर्व बोला, कबीर, उस पर गुस्सा मत करो। कबीर ने उसे देखते हुए कहा, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा इसने तेरे साथ गलत किया है। इसकी गलती में इसका साथ मत दे। अथर्व ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू मानता है ना कि इसने सबसे ज्यादा गलत मेरे साथ किया है? तो जवाब भी मुझे ही लेने दे। मुझे लगता है हमें इंतज़ार करना चाहिए। उसने वादा किया है, जब तक मैं ठीक नहीं होता वो मेरी नज़रों के सामने से कहीं नहीं जाएगी। ईशान बोला, अथर्व, कभी न कभी तुझे घर में सबको बताना होगा कि तुम दोनों शादीशुदा हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरी शादी माया से करवाने की तैयारी करने लगे। अथर्व मुस्कुराया, तुझे लगता है डैड ने कबीर को यहाँ मुझसे मिलने के लिए बुलाया था? तीनों उसे देखने लगे। वह आगे बोला, उन्हें शायद पहले दिन से शक हो चुका है और आज कबीर का रिएक्शन देखने के बाद वो कंफर्म हो चुके हैं हम दोनों के रिश्ते के बारे में। शिवी अपने नाखून चबाने लगी और मन में बोली, अब कैसे उनके सामने जाऊंगी? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। मैं कितनी बदतमीज और बुरी लड़की हूँ। अथर्व ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर कहा, अब चाह कर भी शिवांगी यहाँ से भाग नहीं सकती, क्योंकि डैड अपने घर की बहू को कहीं नहीं जाने देंगे। शिवी ने उसकी आंखों में देखा। वो मुस्कुराया। वो कमरे से बाहर निकली ही थी जब उसे करण जी उस तरफ आते दिखाई दिए। वह वहां से गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन वो उसके करीब पहुंच गए।
और मुस्कुराते हुए बोले, कबीर ने ज़्यादा गुस्सा तो नहीं किया ना? मुझे नहीं लगा था वो इतना गुस्सा करेगा। शिवी ने कुछ कहना चाहा। आप कबीर भाई, मतलब आपको? करण जी हंसते हुए बोले, जब आप पहली बार घर आए तभी आपकी पहचान को लेकर शक हो गया था। आपके गले में आज भी अथर्व की दी हुई चेन है। इसका मतलब यही है आप उस रिश्ते को नहीं भूली हैं। आपका सच मैं भी जानना चाहता हूँ, लेकिन आप पर कोई दबाव नहीं है। जब सही लगे सच बता दीजिएगा। शिवी उन्हें आंखें फाड़े देखने लगी। वो मुस्कुराए, जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे मैं किसी और को इस बारे में नहीं बताऊंगा। वो वहां से वापस लौट गए। शिवी ने दीवार का सहारा ले खड़े होते हुए कहा, अब क्या करूं मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकती। करण जी नीचे आए। शैलेश जी हॉल में सोफे पर बैठे थे। वह खड़े होते हुए बोले, तुमने मुझे अचानक बुलाया? करण जी ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, हाँ, कुछ बात करनी थी। बैठने के बाद वो बोले, तुम्हें पता था ना कि अथर्व ने शादी कर ली है, तो मुझे क्यों नहीं बताया? शैलेश जी मुस्कुराए, मुझे ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली। अगर पहले से पता होता तो शिवांगी को कब को इस घर में ले आता। करण जी कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर बोले, मैं जानता हूँ शैलेश, तू सिर्फ नाम के लिए डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है, इसलिए उसी एजेंसी के नाम पर कई बार मेरी मदद भी कर चुका है केस में। तुम जानते हो शिवांगी का सच। शैलेश जी कुछ नहीं बोले तो वो आगे बोले, बस एक बात कहूँगा, उसे और अथर्व को सुरक्षित रखना। मेरे बच्चों की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। शैलेश जी बोले, तुम फिक्र मत करो, शिवांगी मेरे साथ काम करने वाले एक दोस्त की बेटी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे ही उसका पिता समझना। मैं वादा करता हूँ दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए। कबीर कुछ देर में नीचे आया। मैं आता रहूँगा अंकल, अभी कुछ काम है। उसके जाने के बाद ईशान और शिवी नीचे आए। शैलेश जी को वहां देख शिवी उनकी तरफ जाने लगी, लेकिन कुछ सोच रुक गई। शैलेश जी ने पूछा, कैसी हो शिवांगी? कोई परेशानी तो नहीं है न यहाँ? वो मुस्कुराई, नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कुछ लेंगे? वो बिना जवाब सुने किचन में चली गई। कुछ देर में वो दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई, फिर अथर्व का सूप लेकर चली गई। एक 5 साल की बच्ची रोते हुए खड़ी थी। उसके सामने एक 30 साल की महिला खड़ी थी, जिसने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ रखा था। उसने उस बच्ची को डंडा दिखाते हुए कहा, चुपचाप अपना हाथ आगे करो शिवांगी। ये संगीता जी थी। शिवांगी ने डरते हुए अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। संगीता जी ने उसके हाथ पर उस डंडे से मारा। वो रोने लगी। उन्होंने कहा, हम तुमको कितनी बार कहे हैं कि श्रेया के खिलौनों से दूर रहो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं। एक बात याद रखो, तुम अगर उसका कोई भी सामान छुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवांगी ने रोते हुए कहा, वो खिलौना मम्मी मेरे लिए लेकर आई थी। संगीता जी ने कहा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए नहीं, श्रेया के लिए लेकर आई थी, इसलिए वो उसका है, समझी? वह रोने लगी तो उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, चुप, एकदम चुप रहो तुम। खबरदार जो अपना मुंह से एक आवाज भी निकाली तो। वह चुप हो धीरे धीरे सुबकने लगी। उन्होंने कहा, एक बात याद रखना, अगर तुम अपनी मम्मी को कुछ भी कही तो जैसे तुमको तुम्हारे पापा छोड़कर गए हैं ना, वैसे ही तुम्हारी मम्मी भी तुमको छोड़कर चली जाएंगी। शिवी आंखों में आंसू लिए उन्हें देखने लगी। उन्होंने कहा, हम सच कह रहे हैं। तुमको पता है क्यों? क्योंकि तुम एक बुरी बच्ची हो, इसलिए जो भी तुमसे प्यार करेगा तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला जाएगा। शिवांगी ने सुबकते हुए कहा, हम बुरी बच्ची नहीं है। शिवी गहरी सांसें लेते हुए उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह खुद में बुदबुदाई, हम बुरी बच्ची नहीं हैं। उसने चारों तरफ देखा। वो अपने रूम में थी। जो कुछ भी अभी उसने देखा था वो सब एक सपना था। उसने राहत की सांस ली। उसने साइड टेबल से पानी उठाकर पिया और उसके बाद अपने आंसू पोंछ लिए। वह अथर्व के कमरे में आई। वो सुकून से सो रहा था।
उसने धीरे से कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। वो झूठ बोल रही थी। जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो हमेशा सही सलामत मेरे पास रहेंगे। उसकी आंखों में फिर से आंसू छलक आए। वह दूसरी तरफ आई और अथर्व से लिपट कर लेट गई। कुछ ही देर में उसका मन शांत हो गया और वो नींद में चली गई। तभी अथर्व ने अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा देखने लगा। वो उसके कमरे में आते ही जाग गया था। उसने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रखा और आगे बढ़ उसके माथे को चूम लिया। जो थोड़ी बहुत भी सिकन उसके माथे पर थी सब दूर हो गई। अगली सुबह ईशान अथर्व के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, पता नहीं आज क्या देखने को मिलेगा, अंदर जाऊं या नहीं। फिर आंखें खोल बोला, अगर अंकल आंटी ने उन्हें देखा तो वो ज्यादा बुरा होगा। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। फिर अथर्व का नाम ऐसे लिया जो उसे खुद भी सुनाई नहीं दिया। तभी उसे अंजलि जी आती दिखी। उसने खुद से कहा, अंकल तो सच जानते हैं, लेकिन आंटी की नज़र में आज भी उनकी होने वाली बहू माया है। वो धड़ल्ले से अंदर चला गया। सामने का नज़ारा देख उसने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, आंटी यहीं आ रही हैं। शिवी और अथर्व ने एक साथ आंखें खोली और एक दूसरे से दूर हो गए। शिवी तुरंत बिस्तर से खड़ी होते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? ईशान ने आंखें खोल उसे घूरते हुए कहा, ये तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। जब देखो अथर्व का फायदा उठाने की सोचती रहती हो। शिवी ने उसे मुक्का दिखाया। अथर्व ने उसकी तरफ एक चाबी देते हुए कहा, क्लोजेट में चले जाओ। वह तुरंत वहां भाग गई। तभी दरवाजा खुला और अंजलि जी बोली, गुड मॉर्निंग अथर्व। ईशान तुम भी यहीं हो? इधर शिवी क्लोजेट में वो दरवाजा ढूंढ रही थी जो उसके रूम को कनेक्ट करता था। तभी उसे अंजलि जी की बात सुनाई दी, मैं आज तुम्हारे लिए कपड़े सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने मन में कहा, मैं यहाँ भागी क्यों? बाहर होती तो उस ईशान के जैसे कह सकती थी, मैं गुड मॉर्निंग विश करने आई हूँ। अब बाहर निकली तो और अजीब लगेगा। उसने 2 गहरी सांसें लेते हुए कहा, शिवी शांत होकर वो दरवाजा ढूंढो। वह पूरे क्लोजेट में देखने लगी। इधर बाहर अंजलि जी जैसे ही क्लोजेट की तरफ बढ़ी, ईशान उसके दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। अंजलि जी ने उसे देखते हुए कहा, ये क्या बचपना है ईशान, मेरे पास तुम्हारे साथ ये खेल खेलने का वक्त नहीं है, हॉस्पिटल भी जाना है। उन्होंने उसे किनारे हटा दिया और अंदर चली गई। ईशान ने अपना सिर दीवार पे दे मारा। वहीं अथर्व ने मन में कहा, क्या उसे दरवाजा मिला होगा अब तक? क्या अंजलि जी को अथर्व और शिवांगी के बारे में पता चल जाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरे होने की दुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट दिखाइए। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।